क्वेश्चन नंबर आई और एम। आई कौन सा है नीचे? स्नेहा तुम्हारा डाउट है ना? यस सर। आई वाले पार्ट में डाउट है कि एल वाले पार्ट में डाउट हो? क्या लिखे थे, आई लिखे थे एल लिखे थे? आई है। आई। आई वाले पार्ट में दे रखा है CS3 MgBr CS3 CH CO CH3। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो अपने स्ट्रक्चर वाले पार्ट में कॉपर दे रखा है इधर। कॉपर तो नहीं देना चाहिए था। अभी इसके लिए इस चीज को छोड़ सकते हैं, बट ठीक है, हम तो लोगों को लास्ट क्लास में बताए थे, थोड़ा सा बस हिंट दिए थे। 1 2 3 4 5 ये रिएक्टेंट दे रखा है और इस रिएक्टेंट का CS3 MgBr के साथ रिएक्शन है। तो CS3 MgBr के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो एक चीज तो फिक्स है कि 5 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को OH में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पे एक कार्बन चेन बनेगा। ये जो कॉपर वाला पार्ट है, ये कॉपर वाला पार्ट डिहाइड्रेशन रिएक्शन कैरी आउट कर देता है। मतलब कॉपर इन जनरल ऑक्सीडेशन करता है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है और 2 डिग्री अल्कोहल है तो ऑक्सीडेशन करता है, बट अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो डिहाइड्रेशन कर देता है। रेदर ऑक्सीडेशन तो 3 डिग्री अल्कोहल पे हो नहीं सकता, लास्ट क्लास में बताया था कि अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो उसमें हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। तो इस केस में कॉपर वाला पार्ट रिएक्शन करने पे डिहाइड्रेशन करेगा और जब डिहाइड्रेशन करेगा तो आराम से एक अल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता है। पर ठीक है, अभी के लिए हम इस चीज को छोड़ के चल रहे हैं। ये पार्ट अभी सॉल्व नहीं कर सकते, ये मतलब अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ने के बाद सॉल्व कर सकते थे आराम से। फिर उसके बाद कौन सा था आई के अलावा? एम। एम। एम में कोई रिएक्शन नहीं होगा। CH3 होल ट्वाइस OCH3 कार्बन OCH3 डाईइथाइल ईथर, फिर डाईमिथाइल ईथर। ईथर के साथ थोड़ा ना रिएक्शन होता है, वो तो ग्रिग्नार्ड रीजन में हम लोग ड्राई ईथर को ऐसे ही रखा करते हैं इनर्ट मीडियम के लिए, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसका आंसर देखिए। हाँ देखे थे, अलग आया था आंसर। क्या आंसर दे रखा है? कौन सा DPP है? 41। DPP 41। एक मिनट। DPP 41 का क्वेश्चन नंबर 4 में एम अल्कोहल बना दिया है। अल्कोहल तो एनी टाइम नहीं बनेगा। एक मिनट, फिर से सवाल देखने दो। CH3 होल ट्वाइस CH3 होल ट्वाइस ऑक्सीजन अरे नहीं, CH3 यहाँ दे ही नहीं रखा है। CH3 नहीं दे रखा है यहाँ पे, CH2 होल ट्वाइस दे रखा है। ठीक है, हम उसको थोड़ा गलती पढ़ लिए थे। यहाँ CH3 नहीं दे रखा है, यहाँ वाले पार्ट में CH2 होल ट्वाइस दे रखा है। तो जैसे अगर मान लो CH2 होल ट्वाइस ऑक्सीजन दे रखा है, तो अगर हम लोग ऐसा लिखेंगे स्ट्रक्चर CH3 OCH3, तो यहाँ तो 2 CH3 है, हम लोग को 2 ही मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करके देखो। अगर हम लोग यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करें तो क्या आंसर निकल के आना चाहिए? तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाले पार्ट में 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, C2H4, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 के बराबर होना चाहिए। बट CH3 होल ट्वाइस ऑक्सीजन दे रखा है, मतलब दोनों कार्बन से ऑक्सीजन अटैच होना चाहिए। तो अगर हम लोग कीटोन बनाएंगे या एल्डिहाइड बनाएंगे तो दोनों कार्बन से ऑक्सीजन अटैच नहीं हो पाएगा, तो हम लोग को इपॉक्साइड बनाना पड़ेगा, CH2 और ऑक्सीजन। और अगर इपॉक्साइड वाले पार्ट में CH3 MgBr का रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ कार्बन ऐड होगा, यहाँ से इसको हटाएंगे तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में दो कार्बन, पहले कार्बन पे CH3 ऐड होगा और दूसरे कार्बन पे OH का फॉर्मेशन होगा। ठीक दे रखा है आंसर, वो हम इसमें CH3 होल ट्वाइस समझ लिए थे उस चीज को, CH2 होल ट्वाइस दे रखा है। अच्छा सवाल दे रखा है ये, समझ आ गया स्नेहा? यस सर। सर एक मिनट ऊपर कीजिएगा ना उसको। ये नहीं, DPP उसके पहले एक क्वेश्चन था वो उससे पहले अल्कोहल जो वाला। क्वेश्चन है वो तो DPP में देखना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ। DPP 41 ये नहीं सर, हम डाले थे डाउट में, आप अभी सॉल्व भी किए थे वो वाला। अच्छा एक मिनट, ये नहीं, ये नहीं इसका एक और नीचे में था ये सर। हाँ सर, इसके मिडिल वाले हाइड्रोजन पे दिया हुआ था वो है। मिडिल वाले कार्बन पे, मतलब यहाँ पे OH दे रखा है। नहीं नहीं, वहाँ साइड है ना। ऐसा बोल रही है क्या? ऐसा बोल रही है क्या? हाँ। उठा के फेंक देंगे बाहर तुमको।
इन तीनों कार्बन में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है तीनों कार्बन में? कोई डिफरेंस है क्या? नहीं। मिडिल वाले कार्बन पे दे रखा है। घटिया घटिया डाउट पूछना होता है लोगों को भाई साहब। और कोई डाउट? चलो लास्ट क्लास में बुकलेट में वो सारा चीज होमवर्क दिया था, उसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। डाउट तो डेफिनेटली होना चाहिए। अगर डाउट नहीं मतलब कोई कुछ पढ़ के नहीं आया, कोई कुछ बना करके नहीं आया, तो हम फिर रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ाएंगे नहीं। बुकलेट दे दिया तुम लोग को, बोलेंगे पढ़ो खुद से और खुद से सॉल्व करो, जैसे लास्ट ईयर बोले थे। कोई डाउट है एक्सरसाइज 1 में? पहले 1 में बताओ अगर कोई सर डाउट है 80 तो। नंबर। एक्सरसाइज 1 में 80 नंबर, 80। हाँ। 80 नंबर में what is the structural formula of an alkyne that undergoes oxidative cleavage to give 2 moles of CH3 COOH and 1 mole of H3? इस तरह का सवाल हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। चलो ठीक है। एक अल्काइन बताना है जो इस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है और 2 मोल CH3 COOH का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर मान लो कि एक कंपाउंड है, यहाँ से 3 कंपाउंड्स मिल रहा है अपने को। तो मान लेते हैं कि ऐसा एक कोई कंपाउंड एक्स है, यहाँ से ए बी और सी मिल रहा है। हम लोग के डिग्री ऑफ ये क्या बोलते हैं, और जो लिसिस वाले पार्ट में, तो जो लिसिस में हम लोग कंपाउंड को ब्रेक ही तो करते हैं। अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो 2 पार्ट मिलेगा। अगर 2 डबल बॉन्ड रहा तो एक कंपाउंड में अगर 2 डबल बॉन्ड रहा तो कितना पार्ट मिलेगा अपने को, प्रोडक्ट में कितना प्रोडक्ट मिलेगा? तो अगर डिसोसिएशन करेंगे तो एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया और एक बीच का पार्ट हो गया, 3 पार्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ जो हम लोग अल्काइन को कंसिडर कर रहे हैं वहाँ पे एक अल्काइन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 2 मोल हम लोग को एक स्पीसीज का मिल रहा है और 1 मोल दूसरे स्पीसीज का मिल रहा है। तो यहाँ पे अल्काइन वाला पार्ट हम लोग कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, 1 2 3, एक तरफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन, दूसरे तरफ भी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन। इसको ब्रेक करो, एक तरफ 2 कार्बन मिल जाएगा, इसको ब्रेक करो, एक तरफ 2 कार्बन मिल जाएगा, बीच में 5 कार्बन मिल जाएगा। 5 कार्बन यहाँ दे रखा, ये इसमें चला गया, एक तरफ 2 कार्बन वाला चीज आ गया, दूसरी तरफ भी 2 कार्बन वाला चीज आ गया। आ गया आंसर? तो सर वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ना बन रहा है। यहाँ लिखा भी तो है ना ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। अगर अल्काइन का ऑक्सीडेशन कराते हो जो लिसिस में, तो क्या बनता है प्रोडक्ट में? और ऑक्सीडेटिव की बात कर रहे हैं, रिडक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं। अगर रिडक्टिव कराते हैं तो विस्टर्न लाइक कीटोन बनता है। अगर ऑक्सीडेटिव कराते तो ये भी बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है दोनों कार्बन पे। बुझे कि नहीं बुझे? समझ में आ गया सर। समझ में तो सबको ही आ जाता है, बनता नहीं है ना डाउट। और कोई डाउट? पार्ट 2 का सर 133। पार्ट 2 का 133। रिडक्टिव ओजोलिसिस करा रहे हैं तो कुछ मिल रहा है। अरे यार ऐसा घटिया सवाल काहे पूछा करता है। एक तो ये देखो कि अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में 3 मेंबर रिंग है, तो पहले को ब्रेक करेंगे तो कहीं से 3 मेंबर रिंग तो आएगा नहीं, ये तो आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरे को ब्रेक करेंगे तो 3 मेंबर रिंग आएगा। जितने पाई बॉन्ड होते हैं सबको ब्रेक करके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देना होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगले वाले तो इस केस में बनेगा क्या, तो जैसे 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच में कुछ नहीं है, दोनों पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये तो ठीक दिख रहा। और उसके अलावा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6, जिसमें सेकंड कार्बन पे ये 3 मेंबर रिंग है, तो सेकंड कार्बन पे 3 मेंबर रिंग है। इसका मतलब लोगों को स्ट्रक्चर ठीक ही दिख रहा है। बी ऑप्शन वाला पार्ट आंसर आराम से हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सी ऑप्शन अगर कंसिडर करें तो ये ब्रेक अगर करेंगे तो एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दूसरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिलेगा, मतलब टोटल 2 ही तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिल रहा है। लेकिन यहाँ कितना ऑक्सीजन आने चाहिए, टोटल 4 ऑक्सीजन आने चाहिए। तो अगर एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 2 ही ऑक्सीजन आ पाएगा, जबकि यहाँ 4 दिख रहा है टोटल मिला के, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये हटा दिया। और डी ऑप्शन वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें, एक मिनट,
डी ऑप्शन वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो 4 ऑक्सीजन तो आ जाएगा, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, तो ये भी बन जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोनों कार्बन के बीच में कुछ नहीं है, ये बन जाएगा। दूसरे साइड से अगर काउंटिंग करें तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और ये 3 मेंबर रिंग होना चाहिए कहीं पे। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो नहीं हो सकता। टोटल मिला के अगर देखा जाए इस कंपाउंड में कार्बन देखा जाए तो 6 मेंबर रिंग है और एक 3 मेंबर रिंग बनाने के लिए 1 कार्बन है, मतलब टोटल 7 कार्बन होगा। और कभी भी नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होता है, नंबर ऑफ कार्बन विल रिमेन सेम। तो 2 कार्बन यहाँ और 6 कार्बन यहाँ, तो 8 कार्बन होना चाहिए। वैसे ही आंसर खत्म हो गया। ऐसे तो मैं ऐसे ही मेरा आंसर निकल गया, बट घटिया था सवाल ये। कितना कार्बन है टोटल? 6 कार्बन वाला पार्ट यहाँ पे 6 भी नहीं, 1 कार्बन यहाँ, दूसरा तीसरा चौथा 5 6 7 और 7 और 2 9। पहले में कितना कार्बन है? पहले में 10 कार्बन है, ऐसे ही खत्म हो गया। दूसरे में कितना कार्बन है? 7 का रिंग है और एक, सॉरी 7 का नहीं 8 का रिंग है और एक बाहर वाले कार्बन में, ये आंसर होगा। थर्ड वाले केस में 6 एक साथ, ये आंसर नहीं हो सकता। लास्ट वाले केस में 6 एक साथ, ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचा ऑप्शन बी। और कोई डाउट? 144 144 में सवाल तो देख के ठीक ठीक लग रहा है, बट यहाँ पे उल्टा किया है, पहले हाइड्रोलिसिस करा दिया है। तो हम बोले थे शायद लास्ट क्लास में एक बार बुकलेट पलट के देखना, उसमें दे भी रखा है। अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कुछ होता नहीं है। इनफैक्ट तुम लोग केमिकल काइनेटिक्स में भी ईस्टर का हाइड्रोलिसिस पढ़ लिया है। अगर हम लोग एक कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन एल्कोहल के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में ईस्टर प्लस वाटर का फॉर्मेशन मिलता है। तो जब हम लोग ईस्टरिफिकेशन कराते हैं तो वाटर निकलता है, तो जब हम लोग वाटर का एडिशन कराएंगे तो अल्कोहल प्लस ईस्टर बनना चाहिए। तो करना कुछ नहीं होता है, हम लोग इस तरह के कैलकुलेशन बस ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन डालेंगे, कार्बन के ऊपर OH डाल के यहाँ का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, अल्कोहल भी मिल गया। यही काम यहाँ पे करना है अपने को। तो ऊपर ईस्टर दे रखा, यहाँ भी ईस्टर दे रखा, यहाँ भी ईस्टर दे रखा, हर जगह पे ईस्टर वाले पार्ट में अगर हम लोग एडिशन कराए तो ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन डाले, यहाँ के बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बन पे OH ग्रुप डाले, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन डाले, यहाँ के कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे OH ग्रुप डाले, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन डाले और यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करके OH ग्रुप डाले। तो अपने प्रोडक्टवा वाले पार्ट में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकल के आना चाहिए। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH ग्रुप, दूसरे साइड में जाने के बाद कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH ग्रुप। उसके अलावा हम लोगों के स्ट्रक्चर में इधर साइड से एक OH ग्रुप आएगा, फिर नीचे जाने पे एक OH ग्रुप आएगा, राइट साइड में जाने के बाद ऊपर पे एक OH ग्रुप आएगा, ऐसा लिख देते हैं हम। यहाँ जाके इधर OH ग्रुप कर देते हैं। यहाँ से नीचे जाने के बाद लेफ्ट में जाने के बाद कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH ग्रुप आएगा। ऐसा कुछ कुछ बन के आना चाहिए, पहला चीज। अब उसके बाद LiLH4 LAH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। अगर LAH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो जितने भी हम लोगों के कार्बोक्सिलिक एसिड है सब अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और अल्कोहल का तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग। अच्छा, यहाँ तो खैर बहुत अच्छा सवाल दे दिया है। एक और पार्ट इसमें हम लोग ध्यान नहीं दिए, एक कार्बन के ऊपर 2 H ग्रुप है, एक कार्बन के ऊपर 2 H ग्रुप अनस्टेबल होता है। तो प्रोडक्ट तो बना, बट प्रोडक्ट वाले पार्ट में अगर एक कार्बन के ऊपर 2 H ग्रुप है तो ये भी अनस्टेबल होगा। तो यहाँ से हम फिर से प्रोडक्ट वाले पार्ट को रिमूव कर रहे हैं। प्रोडक्ट वाले पार्ट को रिमूव करने का मतलब है कि यहाँ से हम लोग H2O को आराम से रिमूव करके हटाएंगे। तो फिर से स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। और इसके बाद यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, उसके बाद दूसरे साइड से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, नीचे साइड से जाने के बाद यहाँ पे एक ग्रुप हम लोगों का ऊपर गया था और यहाँ के बाद OH, उसके अलावा यहाँ से एक ग्रुप नीचे गया है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, और यहाँ वाले कार्बन के ऊपर, मतलब इस कार्बन के ऊपर उस ट्रायंगल के तीसरे कार्बन के ऊपर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H रहेगा, मतलब एल्डिहाइड वाला पार्ट बनेगा। अब अगर LiLH4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो LiLH4 वाला पार्ट हम लोगों के इस कार्बन पे, मतलब ये बेसिकली क्या लिखे, इस एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, इस एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, इस एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, और यहाँ के एल्डिहाइड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। तो अगर अपने को स्ट्रक्चर बनाना है तो फिर से हम वही 3 का कार्बन बना देते हैं। अब इस 3 के कार्बन में ये जो तीसरा कार्बन है इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH में कन्वर्ट हो गया, तो एक OH बना दिए। फिर ऊपर वाले साइड में यहाँ जाने के बाद कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो एक कार्बन, इस पे एक OH ग्रुप बना दिए। लेफ्ट साइड में एक कार्बन 2 कार्बन, तो पहले एक कार्बन
फिर दूसरा कार्बन और उसके ऊपर अल्कोहल बना दिए, और नीचे जाने पे यहाँ से एक कार्बन उस पर OH ग्रुप था, उसके भी नीचे जाने पे हम लोग के पास एक कार्बन है पहले, और उसके बाद यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है। ऐसा कुछ कुछ प्रोडक्ट निकल के आना चाहिए हम लोगों के सामने। कहाँ कहाँ ऐसा दिख रहा है भाई? पहले तो 5 OH ग्रुप होना चाहिए। 5 OH ग्रुप वाला पार्ट कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? एक तो ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड पे छोड़ दिया, ये तो हो नहीं सकता। सी ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। बी ऑप्शन ठीक ठीक दिख रहा है, तो इसमें कंपेयर करना पड़ेगा कितने कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिख रहा है हमको। 7 का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहीं है क्या? 1 2 3 4 5 6 7, 7 का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। दोनों के एंड पॉइंट OH ग्रुप है, तो यहाँ पे एंड पॉइंट OH ग्रुप ठीक ठीक दे रखा है। उसके अलावा फिर हम लोगों का थर्ड कार्बन पे या फिर सेकंड कार्बन पे, मतलब अगर हम लोग एक साइड से कैलकुलेशन करें 1 to 3, या दूसरे साइड से करें तो 1 2 3, अच्छा दोनों साइड से थर्ड कार्बन पे हम लोग का एक CH2 होगा, फिर OH ग्रुप होगा। तो थर्ड कार्बन पे CH2 OH ग्रुप है, थर्ड कार्बन पे CH2 OH ग्रुप है, यही सेम ही स्ट्रक्चर दिख रखा है एग्जैक्टली। थर्ड कार्बन पे CH2 OH है और फोर्थ कार्बन पे CH2 OH है, मतलब बी ऑप्शन अपना आंसर होना चाहिए। ठीक ठीक सवाल दे रखा है, अच्छा है सवाल। एक पार्ट इसमें काफी अच्छा है, ये पार्ट। अगर LiLH4 नहीं देता तो हम लोग ये गलती कर देते हैं नॉर्मली कि OH वाले पार्ट को बना के छोड़ दिया। वहां पे एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप आएगा तो आराम से वहां पे हम लोगों को अल्डिहाइड का फॉर्मेशन मिलेगा। और कोई डाउट किसी को? कौन सा? 116। An organic compound with molecular formula C6H10 is not reduced by H2PDBSO4। H2PDBSO4 वाला पार्ट लिंडलर्स कैटलिस्ट होता है, और लिंडलर्स कैटलिस्ट वाला पार्ट अल्काइन को रिड्यूस कर पाता है लेकिन अल्कीन को रिड्यूस नहीं कर सकता। अल्काइन वाले पार्ट का रिडक्शन मतलब सेकंड का रिडक्शन हो जाएगा, फोर्थ का रिडक्शन हो जाएगा, लेकिन बोला है नॉट रिड्यूस्ड बाई। कौन सा पार्ट रिड्यूस नहीं हो सकता है, इस चीज की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहले तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देख लेना, C6H10, नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 7 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाई 2 मतलब 5। तो हम लोगों का जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 2 है, तो आइदर अल्काइन होगा या 2 अल्कीन होगा या रिंग प्लस अल्कीन टाइप का स्ट्रक्चर होगा। तो अगर अल्काइन का रिडक्शन पॉसिबल है तो अपने आंसर में हम लोग आराम से फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं, ऑप्शन बी कंसिडर किया जा सकता है। और कोई डाउट? सर पार्ट 3 का 28। पार्ट 3 का 28, एक्सरसाइज 3 का ना? हाँ एक्सरसाइज 3 के पार्ट 3 का 28। हाँ एक्सरसाइज 3 के पार्ट 3 का 28। इतना होमवर्क दे दिए थे जी। होमवर्क तो दे देते तुम लोगों को, पछताते हम ही है, बनाना तो हम ही को होता है। 28। अरे यार काहे नहीं बनाई सवाल? देखो इतना बढ़िया तो सवाल दे रखा है। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड क्या होता है? स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड क्या सुना है जिंदगी में? स्वीट स्मेलिंग सर कंपाउंड, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड व्हिच रिएक्ट विद LH टू गिव ओनली इथेनॉल। कोई ऐसा कंपाउंड बताओ जो ईस्टर हो और केवल इथेनॉल का फॉर्मेशन करे। तो ईस्टर का मतलब ये तो रहेगा कम से कम, और केवल इथेनॉल मिले। केवल इथेनॉल का मतलब, तो हम लोगों को अगर ये कंपाउंड लेके चलते हैं तो इस केस में इथेनॉल तो मिल जाएगा, लेकिन केवल इथेनॉल थोड़ा ना मिलेगा, इसको काहे छोड़ेंगे? उधर से मिथेनॉल भी तो मिलेगा, तो हम लोग ये नहीं ले सकते। केवल इथेनॉल बनाना तो ये लेना पड़ेगा। हो जाएगा? हाँ नोमेनक्लेचर बताए इसका। बताओ भाई, नोमेनक्लेचर बताओ। आज हम क्लास में चाय पी रहे हैं, थोड़ा तबीयत खराब है, सर लोगों का भी तबीयत खराब है। हो सकता है शायद निहार सर का अगले भी क्लास कम हो। निहार सर का तबीयत बहुत खराब है, सबके घर में पता नहीं क्या हो गया।
बताइए भाई, जल्दी बताइए। खैर हम तो चाय पी रहे, तुम लोग तो खाना वाना खाते रहता, मालूम पड़ता चिकन विकन सब खा रहा होता है। क्लास चल रहा है उधर चिकन भी खा रहे होते मुझे पे। अनुज, नोमेनक्लेचर बताओ। कल पता है 12th मेडिकल में हम क्लास आधा घंटा पढ़ा के कैंसिल कर दिया। कैंसिल भी नहीं किया, उन लोगों ने नोमेनक्लेचर का होमवर्क दिया है कल। वो लिस्ट याद करने के लिए कॉमन नेम का अप्रोक्सीमेटली 170 180 मॉलिक्यूल्स है, उसका लिस्ट याद करने के लिए उन लोगों को होमवर्क दिया है। केवल नोमेनक्लेचर उन लोगों से एक सवाल का नहीं बना था ईथर का, इस वजह से उन लोगों को क्लास कैंसिल किया है। तुम लोगों में करेंगे आराम से। भारती, इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट पक्का? हम्म। ठीक है, इथाइल इथेनोएट। और कोई डाउट किसी का बुकलेट में? कॉम्प्रिहेंशन कौन सा बोला? आवाज नहीं आया। 5 क्या 9 बोला? क्या बोला? 9 सर, 9। 9 कॉम्प्रिहेंशन 9। कॉम्प्रिहेंशन 9 में an alkene having molecular formula C6H12 gives a hydrocarbon X 6H14 on catalytic hydrogenation. A gives 2 monochloroproduct Y and Z. यार यहाँ पे A तो नहीं होना चाहिए, X होना चाहिए शायद से। यहाँ पे जो लिखा है ना थोड़ा इसमें, an alkene having molecular formula C6H12 gives a hydrocarbon X on catalytic hydrogenation compound A नहीं होना चाहिए, यहाँ पे X होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, इसको सुधार लेते हैं। X on catalytic hydrogenation compound X gives 2 monochloroproduct Y and Z। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से हम लोगों को काम करना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं कर सकते। पहला चीज तो ये कि हम लोगों का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला पार्ट 1 के बराबर है, और लिख भी दिया अल्कीन लिख दिया, तो वैसे भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 के ही बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला पार्ट अगर 1 के बराबर दे रखा तो अल्कीन में ये ऑप्शन पॉसिबल है, ये ऑप्शन पॉसिबल है, ये भी ऑप्शन पॉसिबल है। फिर हाइड्रोजनेशन कराए, तो हाइड्रोजनेशन कराते हैं बस हम लोग अल्कीन का पाई बॉन्ड हटा देते, तो 3 3 6 कार्बन, 3 4 5 6। दूसरे वाले केस में भी 3 3 6 कार्बन, मतलब यही चीज निकल के आएगा। और तीसरे वाले को अगर कंसिडर करेंगे तो हम लोगों का 2 कार्बन है, दोनों के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप वाला पार्ट होगा, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग हाइड्रोजनेशन के बाद बोले कि अगर मोनोक्लोरिनेशन कराते हैं तो 2 प्रोडक्ट मिलना चाहिए। अगर इस कंपाउंड को लेके चलेंगे तो पहला कार्बन लास्ट कार्बन सेम है, दूसरा कार्बन और ये सेकंड लास्ट कार्बन सेम है, तीसरा कार्बन और ये पार्ट सेम है, क्योंकि 20 से डिवीजन करने पे 2 इक्वल पार्ट मिल रहा है अपने को। तो यहाँ 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट निकल के आना चाहिए। मोनोक्लोरिनेशन वाला पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक क्लोरीन मिल सकता है, या फिर दूसरा क्लोरीन मिल सकता है, या फिर तीसरा क्लोरीन मिल सकता है। बट नीचे वाले पार्ट में हम लोगों का ये चारों कार्बन एग्जैक्टली सेम है, चारों कार्बन वाले पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। नीचे वाले केस में हम लोगों का 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये चारों सेम है। इधर से डिवीजन करो तो ये दोनों सेम है, यहाँ से डिवीजन करो तो ऊपर नीचे वाला पार्ट सेम है, और उसके अलावा ये बीच वाला कार्बन डिफरेंट है। तो 2 ही अपने को प्रोडक्ट निकल के आएगा। हम लोग आइदर कॉम्बिनेशन वाले पार्ट में ऐसा ले सकते हैं कि हम लोगों के कॉम्बिनेशन में आइदर यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा या फिर बीच वाले कार्बन पे क्लोरीन हो जाएगा। तो टोटल 2 प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका मतलब यही अपना अल्कीन होना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं सबसे पहला चीज।
हाइड्रोकार्बन X इज, तो X वाले पार्ट में इसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो ये प्रोडक्ट निकलेगा, सी ऑप्शन निकलेगा। मोनोक्लोरो प्रोडक्ट Y एंड Z इज, तो बाहर वाले कार्बन के ऊपर हम लोग का मिथाइल ग्रुप होगा। बेसिकली ये स्ट्रक्चर है, 4 कार्बन, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप, बाहर वाले में से किसी एक कार्बन के ऊपर क्लोरीन आ गया या फिर बीच वाले पार्ट के ऊपर क्लोरीन आ गया, उस केस में Y एंड Z इज, तो ये ऑप्शन पॉसिबल है और ये भी ऑप्शन पॉसिबल है। ठीक है, इसमें यही ऑप्शन आंसर होना चाहिए, ये ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। और कोई डाउट? बताओ भाई, और कोई डाउट? यशी, कोई डाउट? किसी को है ही नहीं आज। चलो ध्यान दो, लास्ट क्लास में ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले पार्ट को जो पढ़े थे उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे का डिस्कशन करते हैं। लास्ट क्लास में तुम लोगों को बोला था बुकलेट पढ़ करके आने के लिए, कितने लोगों को लगता है कि पढ़ लिख करके आया थोड़ा बहुत बुकलेट? बता दो भाई, सही सही बता दो। पढ़ करके नहीं आए हैं, मतलब पढ़ करके आए हैं कितने लोग? तो हमको मालूम है, ऑब्वियस बात है कम है। कौन कौन लोग पढ़ करके आए बुकलेट? स्नेहा पढ़ी है, अंकित, शिवम, सूरज, अनुज, आर्यमान, इसके अलावा बस इतने ही लोग पढ़े हैं बुकलेट। कुछ समझ में आएगा तुमको आज? सबको तो डाउट है, समझ में तो कुछ नहीं आने वाला ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। क्या किया जाए भाई तुम लोगों का? कहाँ तक पढ़ाए थे हम लोग लास्ट क्लास में? NaBH4 वाला पार्ट पढ़ाए थे और रीडिंग करके कोई आया नहीं है तो किसी को समझ नहीं आने वाला। शिवम, मतलब जो जो लोग हाथ रेज किए, तुम में से किसी को कुछ डाउट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में? बताओ, जहां तक भी रीड किया वहां तक कुछ डाउट है क्या? सर लिंडर्स कैटलिस्ट और जो H2PDBSO4 फिनॉल होता है, दोनों तो सेम ही होता है ना? दोनों का फंक्शन सेम है। लिंडलर्स कैटलिस्ट सेम नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे हम लोग बोलते तो है उसमें, पर लिंडलर्स कैटलिस्ट वाले पार्ट पे हम लोग H2 के साथ पैलेडियम रखते हैं और इसके साथ CaCO3 सॉरी क्विनोलिन रखते हैं शायद से, ठीक है। बट क्विनोलिन हो या BaSO4 हो या फिर क्विनोलिन का मतलब ये स्ट्रक्चर होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड में, मतलब नेफ्थलीन टाइप के स्ट्रक्चर में यहाँ पे नाइट्रोजन होता है। BaSO4 हो गया या CaCO3 हो गया, ये सारा का सारा सेम ही फंक्शन करता है। सरफेस केमिस्ट्री में या केमिकल काइनेटिक्स में ये चीज सुना होगा, नेगेटिव कैटलिस्ट। तो बेसिकली जो हम लोग का लिंडलर्स कैटलिस्ट में जैसे हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम यूज करते हैं, तो पैलेडियम यूज कर लो, प्लेटिनम यूज कर लो, ये सब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, तो ये पार्ट अपना पॉजिटिव कैटलिस्ट है। लेकिन क्विनोलिन, BaSO4 और CaCO3 ये सब के सब रिएजेंट्स वाले पार्ट उस फर्दर रिएक्शंस को रोकने की कोशिश करता है, तो नेगेटिव कैटलिस्ट के जैसा बिहेव करता है। मतलब अगर ये पार्ट नहीं हो तो नॉर्मल हाइड्रोजनेशन हो जाए, अगर ये पार्ट होता है तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन कंसिडर करता है। और कोई डाउट किसी को तुम में से? जितना पार्ट पढ़ा है उसमें से जो भी डाउट है आराम से पूछ सकते हैं, जो भी पढ़ा है, क्योंकि उसमें ज्यादा मैकेनिज्म है नहीं, रिडक्शन में कोई मैकेनिज्म है नहीं, केवल एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म में थोड़ा मैकेनिज्म का यूज है। अदरवाइज रिडक्शन में जो मैकेनिज्म LiLH4 वाला पार्ट था वो लोग डिस्कस कर चुके हैं। बाकी हम लोग को केवल पॉइंट्स याद रखने हैं, ये कंपाउंड इसका रिडक्शन करेगा, बट फिर भी उन सब चीजों को हम चाहे तो आराम से डिस्कस कर सकते हैं। बट अगर कोई डाउट है तो आराम से पूछ लो पहले। जितना पढ़े हैं उसमें कोई भी डाउट है बुकलेट में निकाल करके देख सकते हैं। अगर PDF में कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट पे तो आराम से पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग ढंग से पढ़े होंगे उनको दिखा होगा बुकलेट में हाइड्रोलिसिस भी दे रखा है। हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट सबसे लास्ट में दे रखा है। बोलो भाई जल्दी, और कोई डाउट किसी को? हम आज केवल क्लास में तुम लोगों को कितना टाइम हो रहा है? हाँ ठीक है, टाइम तो है मेरे पास। हाइड्रोजनेशन का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, ओजोनलिसिस का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, और ऑक्सी एसिड के साथ ऑक्सीडेशन कैसे करा सकते हैं इस चीज का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तुम्हारे ग्रुप में डाला था कि परऑक्सी एसिड और ये क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन ओजोनलिसिस, इन दोनों का मैकेनिज्म तुम्हारे बुकलेट में जो दे रखा था उसको हम हटा दिए थे, वो दोनों क्लास में डिस्कशन करने वाले हम।
तो ये जो मैकेनिज्म वाला पार्ट है, ये चीज का हम डिस्कशन करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, बुकलेट में जाकर के पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एक टॉपिक छोड़ सकते हैं। और ये टॉपिक छोड़ेंगे तो बाकी जगह पे सीक्वेंशियल रिएक्शन में सवाल आएगा ही आएगा, उसको भी छोड़ देना ज्यादा बेटर होगा। इसी लेक्चर में हम कंटिन्यू कर ले रहे हैं या फिर नहीं? चलो ठीक है, अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 38। एक तो हम लोगों को हाइड्रोजनेशन वाले पार्ट का मैकेनिज्म थोड़ा ध्यान रखना है, और मैकेनिज्म वाले पार्ट में जैसे 2-3 पॉइंट्स ये है जो हम लोग को ध्यान रखने का होता है। अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन का कंसिडरेशन लेके चले तो सबसे पहला चीज ये कि सिन एडिशन होता है, और ये चीज केमिकल काइनेटिक्स में भी शायद आया होगा, और केमिकल काइनेटिक्स में अगर नहीं भी आता है तो ये चीज हम लोगों के सरफेस केमिस्ट्री वाले पार्ट में कैटालिसिस में आता है। नॉर्मली होता क्या है कि जैसे हम लोग का एक मेटालिक सरफेस है, अगर तो मेटालिक सरफेस वाले पार्ट पे हम लोग का H2 मॉलिक्यूल वाला पार्ट एड्सॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब नहीं होता, एड्सॉर्ब होता है, इतना अब तक मालूम पड़ गया होगा। तो H2 मॉलिक्यूल जैसे ही एड्सॉर्ब होता है तो उस केस में जैसे हम लोग अगर इसके सामने अल्कीन को लेके आ जाए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो आराम से एक हाइड्रोजन एक कार्बन के ऊपर जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के ऊपर जाएगा, यहाँ का सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा और ऊपर का जो हम लोग का डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो जाएगा। ये हम लोग का एडजॉर्प्शन का नॉर्मल प्रोसेस होता है। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि हाइड्रोजनेशन वाले पार्ट में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने का मतलब है कि बेसिकली हम लोग ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि हाइड्रोजन वाला पार्ट जो है, ये बॉन्ड, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक होकर के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक पे जाता है, दूसरे का दूसरे पे जाता है, ऐसा हाइड्रोजनेशन कंसिडर कर सकते हैं। बट फिर भी हम उस पार्ट की बात नहीं कर रहे, बस सिंपली हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं, पहला चीज। दूसरा ये चीज सोच के देखो, जैसे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ चुके हैं, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हम लोग को एक चीज का आइडिया लग चुका है कि हम लोग का जो कंपाउंड वाला पार्ट होता है, वो कंपाउंड वाला पार्ट बेसिकली प्लानर नेचर का होता है। उस पाई बॉन्ड के लॉन्ग अगर हम लोग कंसिडर करें तो ये अपना स्ट्रक्चर निकल के आता है। कार्बन वाला पार्ट और इसके ऊपर जो भी ग्रुप्स है, ये पूरे प्लेन में एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम लोगों का हाइड्रोजन वाला मॉलिक्यूल इस पे अटैच हो रहा है, तो अटैचमेंट का मतलब जैसे पाई बॉन्ड ऊपर हो या नीचे, उससे दिक्कत नहीं है। बट अगर हाइड्रोजन वाले एटम्स इस कार्बन पे अटैच हो रहे हैं, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो प्लानर मॉलिक्यूल था और उस प्लानर मॉलिक्यूल वाले पार्ट के ऊपर सीधा हम लोगों का हाइड्रोजन वाला पार्ट अटैच हो रहा है। तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अटैच हो रहा है। तो जब दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अटैच होगा तो इस चीज को हम लोग सिन एडिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। मतलब एक तो एडिशन रिएक्शन, ये 10वीं क्लास में पढ़ा था। 10वीं क्लास में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को एडिशन टॉपिक के अंदर ही दिया गया था। जो कार्बन एंड कंपाउंड था उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, और उस एडिशन रिएक्शन में हम लोगों का ये H2 वाला पार्ट था। और ऑब्वियसली बात है, अगर हम लोग 2 लिविंग ग्रुप को हटाते हैं तब हम लोग का अल्कीन बनता है। इलिमिनेशन बोल रहे हैं इस चीज को। तो जब अल्कीन पे ग्रुप को ऐड करके अल्केन में कन्वर्ट करेंगे तो इलिमिनेशन का उल्टा हम लोग, या इलिमिनेशन का मतलब बेसिकली सब्ट्रैक्शन हो गया, तो उसका उल्टा हम लोग एडिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। तो हम लोग एक अल्कीन में H2 का जब एडिशन करा रहे हैं तो एडिशन रिएक्शन तो बोलेंगे, लेकिन दोनों H2 सेम साइड से ऐड हो रहा है तो हम लोग आराम से सिन एडिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। इसके रिएक्टिविटी का कंसिडरेशन तुम्हारे बुकलेट में दे रखा है कि हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से काम करते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से काम करने का मतलब है स्टेबिलिटी भी कंसिडर कर सकते हैं, बट स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से काम करते हैं, जिसमें एक चीज बस ध्यान रखना है, अल्काइन का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अल्कीन। और स्टेरिक हिंड्रेंस वाले पार्ट का ज्यादा होने का मतलब है, स्टेरिक हिंड्रेंस इसलिए क्योंकि दोनों हाइड्रोजन को एक साइड से लगना है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो हाइड्रोजन लग नहीं पाएगा, ग्रुप्स का रिपल्शन होगा। मान लो यहाँ ग्रुप्स है तो जितने ज्यादा ग्रुप्स होंगे उतना रिपल्शन मिलेगा। तो ग्रुप्स का रिपल्शन कम हो, ये हम लोग के लिए ज्यादा फेवरेबल कंडीशन होगा। तो हम लोग के अल्कीन्स में नॉर्मली ऐसा हम लोग रिएक्टिविटी का कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं। हम लोगों का जैसे एक तो ये अल्कीन हो गया जहाँ पे केवल हम लोग एक डबल बॉन्ड रखे, फिर उसके बाद एक कार्बन चेन अटैच कर दिए ग्रुप वाले पार्ट में, या फिर 2 कार्बन चेन अगर अटैच किए तो 2 कार्बन चेन में सिस स्ट्रक्चर और ट्रांस स्ट्रक्चर दोनों है। तो सिस और ट्रांस वाले पार्ट में हम लोग ट्रांस वाले पार्ट को रिएक्टिविटी में बाद में रखते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों साइड से रिपल्शन देगा। जबकि सिस में एक ही तरफ के ग्रुप होने की वजह से रिपल्शन का फैक्टर में हाइड्रोजन दूसरे साइड से आराम से एडअप हो सकता है।
फिर अगर हम लोग का कार्बन चेन बढ़ेगा, कार्बन चेन बढ़ने का मतलब डबल बॉन्ड पे और भी ग्रुप्स को डालना शुरू करेंगे, यहाँ कार्बन चेन, यहाँ कार्बन चेन, 3 कार्बन चेन, तो रिएक्टिविटी और घटेगा। और अगर चारों पे ही हम लोगों के कार्बन चेन्स हैं तो और भी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर बढ़ेगा, रिएक्टिविटी वाला पार्ट और ज्यादा डिक्रीज करेगा। ये तुम्हारे बुकलेट में दे रखा है पॉइंट, इस चीज को वहां से जज कर सकते हैं आराम से। तो ये पॉइंट ध्यान रखना रिएक्टिविटी का। अल्काइन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर अल्कीन का नंबर आएगा। अल्काइन में रिएक्टिविटी के पीछे 2 रीजन है, लीनियर मॉलिक्यूल है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, और साथ ही साथ 2 पाई बॉन्ड है, ज्यादा पाई बॉन्ड, ज्यादा वीक बॉन्ड है, रिएक्टिविटी डेफिनेटली ज्यादा निकल के आना चाहिए। तो अल्काइन का रिएक्टिविटी, फिर अल्कीन वाले पार्ट का रिएक्टिविटी ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। एक तो ये पार्ट जो हम लोग रिएक्टिविटी के लिए बोलेंगे। दूसरा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये लॉजिकल चीज है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में हम लोग, ये चीज वैसे जीओसी में भी था बट शायद से ए बैच में हम बताए थे, आर बैच में नहीं बता पाए थे। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जितने ज्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे उतना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। सबसे पहला कंसिडरेशन हम लोग को ये लेके चलना होता है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में एक पाई बॉन्ड हम लोग का हीट लिबरेट होगा, और लिबरेट होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे अगर मान लो अल्कीन है और इसको हम लोग H2 के साथ कंबाइन करके अल्केन में कन्वर्ट किए, तो हम लोग का एनर्जी अगर कंसिडर करना शुरू करें तो हम लोग का अल्कीन वाला जो पार्ट है वो अनस्टेबल होता है, मतलब हायर एनर्जी पे होगा, और अल्केन वाला पार्ट लोअर एनर्जी पे होगा। जब हायर से लोअर एनर्जी पे जाएंगे तो इस केस में हम लोग का हीट लिबरेट होगा, मतलब डेल्टा H नेगेटिव आएगा, आराम से एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात कर रहे हैं। जब हाइड्रोजनेशन होता है तो हीट हमेशा लिबरेट होगा, इस चीज को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हुए काम कर रहे हैं। ये इसमें सबसे पहला पॉइंट। नंबर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। और दूसरा, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर सेम, तब उस केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। लॉजिकल चीज भी है और रिलेट भी कर सकते हैं आराम से। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो जितना स्टेबल मॉलिक्यूल होगा उतना, ऐसा बोल सकते हैं, जैसे मान लो कि हम लोग का ये कंपाउंड है, मान लो ये कंपाउंड दे रखा और ये कंपाउंड दे रखा, ये दोनों कंपाउंड में जब हाइड्रोजनेशन होगा तो हाइड्रोजनेशन होने के बाद हम लोग को यही प्रोडक्ट मिलना है। प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोडक्ट वाले पार्ट में दोनों तरफ से पाई बॉन्ड केवल हटेगा और नीचे का प्रोडक्ट मिल जाएगा। बट एक चीज सोच के देखो कि पहले वाले स्ट्रक्चर में और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में अगर स्टेबिलिटी कंपेयर करें हम लोग, तो स्टेबिलिटी वाला पार्ट हम लोगों का आराम से ए वाले पार्ट में ज्यादा है एज कम्पेयर टू बी। ये हम लोग स्टेबिलिटी का नॉर्मल कंसिडरेशन होना चाहिए, ये बोल सकते हैं हम लोग। तो ए और बी में अगर ए ज्यादा स्टेबल है, मतलब एनर्जी के कंसिडरेशंस में हम लोग का ए वाला पार्ट लोअर रहेगा और बी वाला पार्ट हायर रहेगा। सबसे पहला चीज है। बट प्रोडक्ट तो दोनों जगह से सेम जगह पे आ रहा है, मतलब प्रोडक्ट को अगर सी माने तो प्रोडक्ट तो हम लोग का सी एग्जैक्टली सेम है। तो ए वाले पार्ट से सी में आए और बी वाले पार्ट से सी में आए, तो ज्यादा एनर्जी गैप किस में है? तो ऑब्वियस सी बात है बी से सी में ज्यादा एनर्जी गैप है। तो जो पार्ट अनस्टेबल है वो हायर एनर्जी में रहेगा, जो पार्ट स्टेबल है वो लोअर एनर्जी में रहेगा। तो लोअर से और लोअर एनर्जी में गए क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, और हायर से लोअर एनर्जी में गए, तो इसके हिसाब से आराम से हम लोग का जो एनर्जी गैप वाला पार्ट है वो हम लोग अनस्टेबल में हायर कंसिडर कर सकते हैं। जितना स्टेबिलिटी बढ़ेगा उस केस में एनर्जी उतना ही नीचे होता जाएगा, और एनर्जी जितना नीचे होता जाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही कम होता चला जाएगा। मतलब जितना स्टेबल उतना लोअर एनर्जी, और वहां से और नीचे जाना है। जितना अनस्टेबल उतना हायर एनर्जी, वहां से नीचे जाना है। तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का साइन रहेगा। ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का एक छोटा सा कंसिडरेशन है। और क्योंकि तुम लोगों को पाई बॉन्ड के स्टेबिलिटी को रिलेट करना आ चुका है, तो हम तुम्हारे ऊपर ये पार्ट छोड़ सकते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आराम से कंपेयर कर सकते हैं। जीओसी में कहीं कहीं पे तुमको 1-2 सवाल मिलेगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, आराम से उस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। बुकलेट में भी 1-2 सवाल है, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो हम लोग का स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, एक इस चीज का हम लोग को डिस्कशन करना है। स्टीरियो केमिस्ट्री में इस पॉइंट का ध्यान रखना सबसे पहला चीज, जैसे अगर हम लोग कभी भी एक अल्कीन में रिएक्शन कराते हैं, मान लो जैसे अगर मान लो ऐसा कंपाउंड दे रखा C2H5 और इधर CH3 दे रखा है और यहाँ पे HH दे रखा है, तो पहला पार्ट तो ये चीज कि जैसे अगर मान लो इसमें हम लोग हाइड्रोजनेशन कराए H2 के साथ निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम कुछ भी लेके चल रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बनना है अपने को? तो CH3
उसके बाद कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन और C2H5। और पहले कार्बन के ऊपर मतलब जिन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उन दोनों में से एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड हुआ, दूसरे कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड हुआ। ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं हाइड्रोजनेशन के टाइम पे। बट पूरे कंपाउंड में कायरल सेंटर बना क्या कहीं पे? पहले तो कहीं कायरल सेंटर नहीं था और दूसरे में भी कायरल सेंटर नहीं बना। तो अगर कायरल सेंटर नहीं बना तो स्टीरियो आइसोमरिज्म में हम लोग करेंगे क्या चीज डिस्कस? आइदर हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोल सकते थे या फिर कायरल सेंटर के हिसाब से ऑप्टिकल आइसोमर बोल सकते थे, बट यहाँ तो कुछ नहीं बन रहा। बट एक चीज सोच के देखो कि अगर हम लोगों का हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम होता तो ड्यूटेरियम होने की वजह से CH3, CH, CH, C2H5, पहले कार्बन पे ड्यूटेरियम, दूसरे कार्बन पे ड्यूटेरियम कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो दो कायरल सेंटर्स बन रहा है। दोनों कार्बन जिनके ऊपर ड्यूटेरियम का एडिशन हुआ, दोनों पे हम लोगों को कायरल सेंटर मिल गया आराम से। अगर दो कायरल सेंटर है और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो दो कायरल सेंटर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, इसका मतलब 2 to the power 2 4 आइसोमर बना सकते थे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है अपने को। क्या ध्यान रखता है उस चीज की बात करते हैं। जैसे अगर ये सवाल दिया कि हम लोगों का एक नॉर्मल अल्कीन है और नॉर्मल अल्कीन में हम लोग हाइड्रोजनेशन करा है, पूछे कितना टोटल स्टीरियो आइसोमर से ये बताओ, एक ये सवाल हो गया। बट अगर इस कंपाउंड की बात करें, आर्यमान ये बताओ मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा? ओ शक्तिमान बताओ भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? ठीक है, मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा तो एक सिस स्ट्रक्चर हो सकता है और दूसरा ट्रांस स्ट्रक्चर हो सकता है, दोनों की पॉसिबिलिटी है। सिस और ट्रांस अगर दोनों हो सकता है तो उस केस में जैसे एक चीज सोच के देखो, यहाँ 4 आइसोमर आ रहा और यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज है, तो सिस में भी 2 स्ट्रक्चर निकल के आएगा, ट्रांस में भी 2 स्ट्रक्चर निकल के आएगा। कैसे 2 स्ट्रक्चर निकल के आएगा इस चीज को ढंग से समझना। अगर मान लो हम लोग का सिस स्ट्रक्चर है तो बेसिकली ऐसा कुछ दे रखा है, डबल बॉन्ड है, यहाँ वाले पार्ट पे C2H5 दे रखा, यहाँ वाले पार्ट पे CH3 दे रखा, और दोनों हाइड्रोजन वाला पार्ट तो जैसा है वैसा दे ही रखा। ट्रांस स्ट्रक्चर अगर लेके चलते हैं, और ये चीज इसलिए समझने बोल रहे हैं क्योंकि जब हम लोग एंटी एडिशन रिएक्शन सीखेंगे तो एग्जैक्टली इसी का कुछ अलग टाइप का पार्ट होगा। मतलब जब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में मतलब अल्कीन पे रिएक्शन कराएंगे तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री वहां पे काम में आ जाएगा। तो इस केस में हम लोग का जो सिस रिएक्शन है, सिस में अगर हम लोग ड्यूटेरियम का एडिशन कराए तो बेसिकली हम लोग ये बोल रहे थे कि पहले कार्बन और दूसरे कार्बन दोनों पे हम लोग ड्यूटेरियम को ऐड कर रहे हैं और सेम साइड से ऐड कर रहे हैं क्योंकि सिन एडिशन है, ये स्ट्रक्चर है तो दोनों ड्यूटेरियम ऊपर से ऐड होगा। तो अगर मान लेते हैं कि हम लोगों का ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसमें 2 ड्यूटेरियम का एडिशन कराना है दोनों कार्बन पे, तो अगर हम लोग का ये प्लानर स्ट्रक्चर है तो आइदर ड्यूटेरियम ऊपर से ऐड होगा या ड्यूटेरियम नीचे से ऐड होगा, दोनों में से कोई एक ही पॉसिबिलिटी निकल के आएगा। मतलब आइदर एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम लोगों का CH3 वाला पार्ट को हम लोग नॉर्मल प्लेन में छोड़ देते हैं। ये बनाने का तरीका है इसको सीखना, जो कार्बन चेन है उसको नॉर्मल लाइन पे छोड़ दो, जैसा है वैसे ही छोड़ दो। अब उसके बाद जो ड्यूटेरियम का एडिशन है उसको आइदर हम लोग इस प्लेन के ऊपर से मतलब सॉलिड की तरफ से या इस प्लेन के नीचे से ऐड कर सकते हैं। अगर प्लेन के ऊपर से ड्यूटेरियम को ऐड करेंगे तो दोनों ड्यूटेरियम सॉलिड पे जाएगा, तो फिर ये हाइड्रोजन को डैश पे जाना पड़ेगा क्योंकि बाकी बॉन्ड्स को तो नॉर्मल प्लेन में डाल दिया है। तो अगर हम लोगों का दोनों ड्यूटेरियम ग्रुप वाला पार्ट सॉलिड पे रह गया तो इसके वजह से दोनों के दोनों हाइड्रोजन वाले पार्ट को डैश पे जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। पहला चीज ये। बट इसमें दूसरा स्ट्रक्चर ये भी पॉसिबल हो सकता है, यहीं पे साइड में लिख देते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर ये पॉसिबल कि हम लोगों का जो नॉर्मल लाइन है कार्बन चेन का उसको तो वैसे ही छोड़ दिया और ड्यूटेरियम को सॉलिड की जगह पे हम लोग इस बार डैश की तरफ से ऐड करा रहे हैं। तो अगर हम लोग का ड्यूटेरियम वाला पार्ट डैश की तरफ से ऐड हुआ तो दोनों ड्यूटेरियम वाला पार्ट डैश की तरफ से ऐड होगा, जिसके वजह से दोनों ही हाइड्रोजन सॉलिड की तरफ मूव कर जाएगा। तो हम लोगों का एक चीज सोच के देखो, जैसे ये 2 स्ट्रक्चर दे रखा है तो इन 2 स्ट्रक्चर्स में क्या सिमिलैरिटी है, मतलब क्या रिलेशन है। अगर ये चीज डिस्कस करना शुरू करें हम लोग तो कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो एक चीज सोच के देखो, ये हम लोग का जो ये स्ट्रक्चर है, ये कंपाउंड, इस कंपाउंड को फ्लिप कर दो, ऐसा मॉलिक्यूल है इसको ऐसा फ्लिप कर दो
तो जब हम लोग इसको इस एक्सिस के लॉन्ग ऐसा फ्लिप करेंगे तो हम लोग का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा। फ्लिपिंग करने से C2H5 लेफ्ट में जाएगा, CH3 राइट साइड में जाएगा। तो हम लोगों का C2H5 लेफ्ट साइड में चला गया, फिर यहाँ पे CH3 वाला पार्ट राइट साइड में चला गया। उसके अलावा क्या होगा, तो जब इस मॉलिक्यूल का ऐसा फ्लिप करेंगे तो जो ड्यूटेरियम है वो लेफ्ट साइड में जाएगा, राइट साइड लेफ्ट वाला ड्यूटेरियम राइट साइड में आएगा। ये चीज़ तो ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन में भी जो लेफ्ट में है वो राइट में जाएगा, जो राइट में वो लेफ्ट में जाएगा, इसमें भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पार्ट सॉलिड पे है वो जब लेफ्ट में जाएगा तो डैश पे जाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में ये चीज कर चुके हैं हम लोग कि अगर मॉलिक्यूल का ऐसा फ्लिप किया तो जैसे हम लोग, मेरा जो थंब है अगर इसको फ्लिप किया ऐसा तो थंब वाला पार्ट मेरा राइट साइड से लेफ्ट में चला गया, और लेकिन जो ग्रुप ऊपर है उसको जब फ्लिप करेंगे तो नीचे भी चला जाएगा। तो हम लोग के स्ट्रक्चर में फ्लिपिंग की वजह से हम लोग के डैश वाले पार्ट पे ड्यूटेरियम आएगा, डैश वाले पार्ट पे ड्यूटेरियम आएगा, सॉलिड वाले पार्ट पे हाइड्रोजन जाएगा, सॉलिड वाले पार्ट पे हाइड्रोजन जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दे रखा, अगर इस कंपाउंड का हम तो इस कंपाउंड के सामने डाले तो देख के मालूम पड़ रहा है कि दोनों के दोनों कंपाउंड वाला पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। CH3 का मिरर इमेज CH3, H का मिरर इमेज H, D का मिरर इमेज D, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड, C2H5, C2H5, सॉलिड पे H, सॉलिड पे H, ड्यूटेरियम, डैश पे ड्यूटेरियम। तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है दोनों के दोनों, और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे का इनेंशियोमर होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर हम लोगों का सिस स्ट्रक्चर होता, केवल सिस स्ट्रक्चर, तो सिस स्ट्रक्चर में अगर अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और ड्यूटेरियम का एडिशन हुआ या कोई भी ग्रुप का एडिशन हुआ, बेसिकली हम लोग को एक कायरल सेंटर मिल रहा है। तो एडिशन फिक्स है कि अगर एक पार्ट सॉलिड पे होगा तो दूसरा बाय डिफॉल्ट सॉलिड पे होगा, अगर एक पार्ट डैश पे होगा तो बाय डिफॉल्ट डैश पे होगा। एक चीज ध्यान रखना है, इसको रट के मत बैठ जाने कि एक सॉलिड पे तो दूसरा सॉलिड पे ही होगा। ये हम लोग को मालूम है कि स्विचिंग हो सकता है। तो अगर एक पार्ट सॉलिड पे है और दूसरे को डैश पे डाल दिया तो देख लेना अपना प्रोडक्ट बना के कि मेरा ये रिएक्टेंट है, उसका ये प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर एक पार्ट सॉलिड पे है तो दूसरा पार्ट सॉलिड पे अगर हम लोग बनाए तो स्विचिंग करने के बाद कोई दूसरा पॉसिबिलिटी है क्या, ये पार्ट तुमको चेक करना है, ये तुमको मालूम होना चाहिए। तो हम लोग अपना प्रोडक्ट पहले बनाएंगे। इस केस में जैसे कभी कभी हम बोले हैं तुम लोगों को कि ऑप्शन के हिसाब से काम करना, बट इस तरह के क्वेश्चन में सिन एडिशन हो या एंटी एडिशन हो, अभी हम लोग आगे एंटी एडिशन भी पढ़ेंगे, पहले खुद का प्रोडक्ट बना लो और उसके बाद उस प्रोडक्ट को चारों ऑप्शन से मैच करा के देखो कि स्विचिंग करके कोई कोई ऑप्शन पॉसिबल है क्या। अगर है तो है, नहीं है तो आंसर नहीं होगा। तो अगर हम लोग का सिस स्ट्रक्चर होता तो प्रोडक्ट बनाने का तरीका सीधा ग्रुप जैसा दिख रहा, कार्बन चेन को वैसे ही डाल दो और जो ग्रुप को ऐड किए उसके हिसाब से दूसरे ग्रुप को कहीं और पोजीशन पे लेके चले गए। तो ये दो पार्ट आया जो कि आपस में इनेंशियोमर है। तो अगर हम लोग ट्रांस को कंसिडर करें तो ट्रांस में भी सिमिलर टाइप का कुछ स्ट्रेटेजी निकल के आएगा। अगर ट्रांस स्ट्रक्चर को लेके चलते ऐसा CH3 कार्बन डबल वन कार्बन C2H5 और दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन है, अगर ट्रांस स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम लोग एडिशन कराएंगे तो फिर से सेम चीज, कार्बन चेन वाला पार्ट जैसा दे रखा उसमें हम लोग अगर इसको नॉर्मल लाइन पे रखने की कोशिश करें तो थोड़ा दिक्कत होगा। ज्यादा बेटर होगा कि हम लोग इस बार कोई ऐसा कर देते हैं, ऊपर का हाइड्रोजन और CH3 इन दोनों को नॉर्मल लाइन पे रहने देते हैं और बाकी बचे हुए ग्रुप को दूसरे जगह पे डाल देते हैं। तो अगर हम लोग ड्यूटेरियम वाले पार्ट को सॉलिड की तरफ से ऐड कराते हैं तो ड्यूटेरियम सॉलिड पे हो गया, दूसरा ड्यूटेरियम सॉलिड पे हो गया, तो हाइड्रोजन वाला पार्ट डैश पे जाएगा और जो C2H5 वाला पार्ट है वो नॉर्मल लाइन की जगह पे हम लोग आराम से डैश पोजीशन पे प्लेस कर सकते हैं। ये सबसे पहला हम लोग का कंसिडरेशन निकल के आ गया। दूसरा भी कंसिडरेशन पॉसिबल है, लेकिन एक ये कंसिडरेशन अभी के लिए लेके चल लेते हैं। जो हमको दिख रहा है वैसे ही हम प्रोडक्ट बना दिए, ये भी एक प्रोडक्ट बनाने का पॉसिबिलिटी है। CH3 हो गया, यहाँ C2H5 हो गया, इसको वैसे ही छोड़ दिया। अब उसके बाद दोनों हाइड्रोजन, जैसे एक हाइड्रोजन ऊपर था एक हाइड्रोजन नीचे था, तो इस केस में ऊपर वाले पार्ट को हम लोग सॉलिड पे रखे तो नीचे वाले पार्ट को भी सॉलिड पे रखेंगे। तो उसके अलावा से डैश वाला पार्ट हम लोग ऐसा मेंशन करेंगे। मतलब ग्रुप को अगर सॉलिड से ऐड कर रहे हैं तो दोनों ग्रुप हम लोग जो ऐड करो वो सॉलिड पे जाएगा, तो बाकी बचे हुए दोनों ग्रुप डैश पे जाएंगे। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, इन सब में दिक्कत नहीं, ये सब पॉसिबिलिटी अपने हाथ में कि हम लोग अपने हिसाब से जो चाहे उस तरह का पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। बट जो भी बनाना है कोई एक ही कंसिडरेशन लेकर के चलना। जैसे अगर ये पॉसिबिलिटी लेकर के चलते हैं तो ऊपर वाले ग्रुप को नॉर्मल लाइन पर रहने देते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम बिल्कुल डैश पे लेके चले गए। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी निकल के आ गया, पहला चीज।
दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, तो CH3 या हाइड्रोजन। अब इस बार हम लोग ड्यूटेरियम को डैश पे डाल देते हैं तो बाकी ग्रुप सॉलिड पे जाएंगे। तो सॉलिड पे लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन जाएगा, सॉलिड पे राइट साइड में C2H5 जाएगा, और उसके अलावा हम लोग के डैश पोजीशन पे ड्यूटेरियम, डैश पोजीशन पे ड्यूटेरियम चला जाएगा। फिर से अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो उस केस में हम लोग का पूरा कंपाउंड, जैसे ऐसा सोच के देखो, यहाँ R कन्फिग्रेशन है, यहाँ पे भी R कन्फिग्रेशन है, मान के चलते हैं। तो नीचे वाले पार्ट में CH3 जैसा है वैसा ही है, H जैसा है वैसा ही है, और यहाँ का जो नॉर्मल लाइन है वो वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लोग का नॉर्मल लाइन वैसा ही है तो डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे एक स्विचिंग हो गया, केवल एक स्विच, मतलब यहाँ पे S कन्फिग्रेशन। राइट साइड में भी सॉलिड की जगह पे डैश, डैश की जगह पे सॉलिड, मतलब एक स्विच, तो कन्फिग्रेशन SS हो गया। तो RR के सामने SSS का मतलब रिलेशन क्या होगा, तो इनैंशियोमर आएगा। तो सिस स्ट्रक्चर हो या ट्रांस स्ट्रक्चर हो, वरना अपना इनैंशियोमर वाला ही पार्ट है, आराम से हम लोग इनैंशियोमर का फॉर्मेशन कराते हुए प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो अपना सिस था, उसमें 2 इनैंशियोमर निकल के आया, अपना ट्रांस था, उसमें भी 2 प्रोडक्ट आया, स्टीरियोआइसोमर, 2 इनैंशियोमर, टोटल मिला करके हम लोग 4 प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, जो कि हम लोग बिल्कुल ऊपर के आंसर से भी निकाल पा रहे थे। ये चीज, ये कंपाउंड में अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन कराते हैं, मतलब बेसिकली ड्यूटेरियम का एडिशन कराते हैं ताकि 2 कैरल सेंटर बनता, तो आराम से 4 आंसर होता। लेकिन एक पार्टिकुलर चीज का ध्यान रखते हुए काम करना है। अगर ये मॉलिक्यूल दिया जिसमें पॉसिबिलिटी है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की, तो उसका सिस 2 आंसर बनाएगा, तो उसका ट्रांस 2 आंसर बनाएगा। लेकिन अगर सवाल में स्पेसिफिकली केवल ये दे देता कि एक क्वेश्चन है जहाँ पे एक कंपाउंड सिस स्ट्रक्चर में है, तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो केवल 2 लिखेंगे। अगर फिक्स कर दिया कि केवल ट्रांस स्ट्रक्चर है तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो केवल 2 आंसर लिखेंगे। मतलब इस ऊपर वाले ही क्वेश्चन में उस क्वेश्चन का, मतलब उस मॉलिक्यूल का सिस कॉन्फ़िगरेशन दे देता और पूछता कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो हम लोग केवल 2 लिखते। केवल ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन दे देता, पूछता कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो भी हम लोग आंसर केवल 2 ही लिखते। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। मतलब ये मॉलिक्यूल ओपन टाइप का स्ट्रक्चर दे रखा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन, तो ये मॉलिक्यूल सिस में या ट्रांस में रह सकता है, तो सीधा यहाँ से प्रोडक्ट बना लो। मतलब यहाँ से प्रोडक्ट बनाया, कायरल सेंटर काउंट किया, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर काउंट किया, सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर सिस स्ट्रक्चर फिक्स कर दिया या ट्रांस स्ट्रक्चर फिक्स कर दिया, तो सिस के हिसाब से अलग स्टीरियोआइसोमर्स देखेंगे, ट्रांस के हिसाब से अलग स्टीरियोआइसोमर्स देखेंगे। इस एक पॉइंट का थोड़ा अपने को ध्यान रखना होता है। ये तरीका मतलब ऑल्दो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ठीक है, स्टीरियोआइसोमरिज्म में हाइड्रोजनेशन में थोड़ा बहुत जरूरत पड़ता है इस चीज का। और फिर ऑक्सीडेशन में हम लोग जब इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करा रहे होते हैं, या फिर हम लोग हाइड्रोक्सिलेशन कराते हैं, 2 OH ग्रुप का एडिशन कराते हैं, तब ये तरीका काम में आता है। बट जब हम लोग अल्कीन का रिएक्शन कराते हैं, तब ये सब तरीका बहुत फ्लुएंटली हम लोग को यूज करना पड़ता है। और जैसे मान लो हम एक छोटा सा चेंज करते हैं, बस एक छोटा सा वेरिएशन है, इस बार हम लोगों का जो अल्कीन है वो CH3 ही है दोनों तरफ, C2H5 नहीं है। तो CH3 और CH3 है, तो जैसे पहला पॉसिबिलिटी है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसमें हम लोग ड्यूटेरियम का एडिशन कराए, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, और पूछा है उसमें कितने स्टीरियोआइसोमर्स होंगे, CH CH CH3, एक ड्यूटेरियम और दूसरा ड्यूटेरियम, कितने कैरल सेंटर्स हो गए, 2 कैरल सेंटर्स हो गए। लेकिन कंपाउंड तो सिमेट्रिकल है, अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो 2 कैरल सेंटर में हम लोग को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड अलग अलग आता था। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कितना आता था, तो 2 to the power n-1 के बराबर, मतलब 2 to the power 2-1 बेसिकली 2 आएगा। और ऑप्टिकली इनएक्टिव कितना आता था, तो इवन नंबर में 2 to the power n-2/2, तो 2 - 2 0 हो जाएगा, 2 to the power 0 मतलब 1 आएगा। तो 2 ऑप्टिकली एक्टिव और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे आ रहा है, तो फिर से सेम कंसिडरेशन, मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, सिस स्ट्रक्चर पॉसिबल है और ट्रांस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो इस केस में अगर हम लोग सिस कंसिडर करें, मान लो ये कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड वाले पार्ट में अगर ड्यूटेरियम का एडिशन कराते हैं, तो कुछ नहीं करना है, बस सिंपली जो बॉन्ड लाइन जैसा दिख रहा है वैसे ही छोड़ दो। अब इसके बाद हम लोग अगर ड्यूटेरियम का एडिशन कराए यहाँ पे सॉलिड की तरफ से, तो हाइड्रोजन वाला पार्ट बाय डिफॉल्ट डैश पे जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग
ड्यूटेरियम वाले पार्ट को डैश पे ऐड कराते हैं तो हम लोग का जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो सॉलिड पे चला जाएगा, ये हम लोग बोल सकते हैं। सोच के देखो, पहला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? सबसे पहला कंपाउंड तो देख के मालूम पड़ रहा है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दूसरा वाला पार्ट भी अगर देखे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और पहले कंपाउंड को ऐसा पलट दे तो दूसरा ही कंपाउंड निकल के आएगा। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड जब पलटेंगे तो हम लोग को पलटने पे दोनों के दोनों सेम कंपाउंड निकल के आएगा, तो आइडेंटिकल कंपाउंड बोल सकते हैं। तो इस केस में ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड एक निकल के आ गया अगर हम लोग सिस कंसिडर करके चलते तो। पहला चीज, अगर ट्रांस कंसिडर करके चलते तो ट्रांस वाले पार्ट में हम लोगों का जैसे प्रोडक्ट अगर बनाना है तो हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते थे बेसिकली कि हम लोगों का, मान लो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन वाला पार्ट दे रखा है, तो हाइड्रोजन को हम लोग नॉर्मल लाइन पे रखते हुए अगर काम कर रहे हैं, खैर नॉर्मल लाइन पे रखेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, चलो ठीक है यहाँ से ले लेते हैं। हम लोग ये ट्रांस प्रोडक्ट है, तो ट्रांस प्रोडक्ट वाले पार्ट में अगर हम लोग दोनों ड्यूटेरियम को सेम साइड से ऐड कराते हैं, तो सेम साइड से ऐड कराने का मतलब यहाँ वाले पार्ट में सॉलिड पे ड्यूटेरियम है तो ऊपर वाले पार्ट में हम लोग सॉलिड पे ड्यूटेरियम होगा, तो डैश वाले पार्ट पे हम लोग का हाइड्रोजन जाएगा और डैश वाले पार्ट पे हाइड्रोजन जाएगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? तो दूसरी पॉसिबिलिटी में हम लोग आराम से जो हम लोग का डैश वाला पार्ट है उस पर ड्यूटेरियम को डालेंगे तो सॉलिड वाले पार्ट पे हाइड्रोजन को प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ वाले पार्ट में भी हाइड्रोजन है, और ड्यूटेरियम सॉरी डैश पे ड्यूटेरियम है और हम लोग का हाइड्रोजन वाला पार्ट सॉलिड पे है। सूरज, पहला वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? फर्स्ट कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? अब अगर आंसर नहीं दिया ना तो तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। जो कहावत है ना, जब तक सूरज चांद रहेगा, सब खत्म हो जाएगा इसी साल 2020 में। एक्टिव है कि इनएक्टिव है? इनएक्टिव। इनएक्टिव है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री की सेंटर ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बहुत बढ़िया। सौम्या, एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है। लड़ लो पहले आपस में दोनों। वैभव, पता नहीं सर। ये और क्लासिक आंसर, ये तो। यशी, एक्टिव है। एक्टिव है क्यों? कि क्योंकि एक्टिव है। एक्टिव को एक्टिव क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक्टिव है। नहीं सर, इनएक्टिव है। अच्छा, इनएक्टिव है क्यों? सीओएस है। सीओएस है, बहुत बढ़िया। यही तो हम जानना चाह रहे थे। हाँ भाई सर, सूरज जी, पीयूएस है कि सीओएस है? बताओ भाई। सूरज गायब हो गया। सर सॉलिड अच्छा, पे नहीं। है ना डी। हम पूछ रहे हैं मतलब पीयूएस है कि सीओएस है? पीओएस होना चाहिए। पीयूएस होना चाहिए। चलो, एक चीज तो फिक्स है कि अगर पीयूएस है तो सीओएस भी है कंपाउंड में। इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है, बट कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में सीओएस निकल के आएगा। तो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक कंपाउंड में पीयूएस है तो सीओएस भी आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट है। शिवम, एक्टिव है कि इनएक्टिव है? एक्टिव है सर। एक्टिव है। बाकी लोग बुरा मत मानना कि हम नहीं पूछ रहे हैं, हम स्क्रॉल के नाम तो उनको नीचे जिन लोगों का नाम दिखा उनको उनसे पूछते जा रहे हैं बस। बुरा तो क्या ही मानेगा, टेंशन है तुम लोगों का, अब न पूछने ले हमसे सवाल। अब सीओएस कैसे है? यहाँ ड्यूटेरियम सॉलिड पे है और यहाँ भी सॉलिड पे है। सीओएस में सॉलिड का लाइन वाला पार्ट डैश पे जाता है कि सॉलिड पे रह जाता है? और तुम कैसे आईना देखता है घर में सूरज?
ऐसा आईना दिखता है। कैसे है प्लेन ऑफ सिमेट्री? ऐसा, ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसा सर वो लेकिन ये है बनाए प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या? सर वो तो सॉलिड पे बना है वेना, लेकिन दोनों ड्यूटेरियम। हाँ तो ये तो बोल रहा पीओएस, ऐसा बोल रहा ना कि ये है पीओएस। क्या, कौन सा पीओएस है? ये है, उसको ये है। रोटेट नहीं कर सकते क्या? किसको? मतलब जैसे डी तो दोनों सॉलिड पे किया हुआ है ना, तो फिर तो ऐसे ही ना जैसे बनाए थे पहले बार बीच से। अच्छा तो डी को ऐसा रोटेट करेंगे तो ये डी वाला पार्ट यहाँ सॉलिड पे आएगा, है ना? हाँ तो फिर ये जो नॉर्मल लाइन ये भी तो डैश पे जाएगा। और ये डैश वाला पार्ट सॉलिड पे आएगा। उतना ही थोड़ा ना। चलो ठीक है, मान लिया कि सॉलिड का रोटेशन किए भी, तो भी ये कंपाउंड को जब तक 180 डिग्री रोटेट नहीं कर लेते हैं ऊपर, तब तक ऊपर थोड़े ना जाएगा। और अगर सॉलिड वाले पार्ट को 180 डिग्री रोटेट कर देंगे तो सॉलिड वाला पार्ट, जैसे ये है कंपाउंड, इसको 180 डिग्री रोटेट किया तो रोटेट करने से तो डैश पे चला जाएगा। हमको इसको सॉलिड पे ही रखना है। तो सॉलिड पे रखने का मतलब ऐसा, पहले ऐसा है सॉलिड और अभी ऐसा कर दिया सॉलिड, तो 180 डिग्री रोटेशन थोड़े ना है। इससे बाकी में प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा क्या? नहीं। नहीं। और इतने बार बोला, इतना क्वेश्चंस कराया, पहले दिन जब बोला भी था कि इमेजिनेशन फाइन काम नहीं आएगा, लास्टली क्वेश्चन जितना कराया प्रैक्टिस उसी को यूज करना पड़ेगा। तुम्हारा इमेजिनेशन भले ही अच्छा हो, लेकिन बाकी लोगों का इमेजिनेशन और भी अच्छा हो सकता है। मेरा इमेजिनेशन बहुत अच्छा है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का, लेकिन फिर भी हम बोले कि याद रखो कंपाउंड में ना पीओएस है ना सीओएस है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। अरे यार कैसा गधा लोग है तुम लोग, ऊपर लिख रखा है कि 2 ऑप्टिकली एक्टिव होना, इनएक्टिव तो रिलेट कर ही दिए था, तो बचा क्या ऑप्टिकली एक्टिव? यहीं से बोल देता तुम लोग। सब चौपट नगरी वाला है आदमी सब यहाँ पे। ऑप्टिकली एक्टिव है, दूसरा भी ऑप्टिकली एक्टिव है, और बाय डिफॉल्ट बोल रहे हैं हम अभी कि दोनों अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो डेफिनेटली दोनों एक दूसरे के एनेंस्टोमर होगा ही होगा। उसको रोटेट करेंगे, फ्लिप करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, बस मॉलिक्यूल जैसा रोटेट कर दो तो अपने आप मिरर इमेज आ जाएगा। मतलब इस कंपाउंड को अगर रोटेट कर दे तो मिरर इमेज निकल के आ जाएगा। तो अगर मान लो कि पहला पार्ट और दूसरा पार्ट मिरर इमेज है, तो जैसे अगर ट्रांस होता तो ट्रांस में हम लोग का एनेंस्टोमर वाला पार्ट आ रहा है। क्या किए तो कार्बन चेन को जैसा था वैसे ही छोड़ दिया, और जब सॉलिड पे एडिशन किए तो सॉलिड पे एडिशन नीचे गया। और क्योंकि जैसे अगर ये ओरिएंटेशन है बॉन्ड का, तो इसका मतलब बाकी जो सॉलिड का ग्रुप है अगर ऊपर रहेगा तो दूसरा सॉलिड ग्रुप इसके 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। डैश वाला पार्ट और डैश वाला पार्ट इस टाइप से रहता है। और अगर सिन टाइप का कार्बन चेन है ऐसा, तो इस केस में सॉलिड के पैरेलल में सॉलिड, डैश के पैरेलल में डैश रहता है। इस तरह का स्ट्रक्चर निकल के आता है। तो इस तरीके का पार्ट थोड़ा बनाते वक्त ध्यान रखना है अपने को कि हम लोग जब ट्रांस में सिन एडिशन कराए तो दोनों ग्रुप को बस सेम साइड में ऐड कर दिया, प्रोडक्ट बना दिया। और सिस में सिन एडिशन कराए तो भी ऐसा एडिशन करा दिया। तो अगर सवाल में हम लोगों को ये पूछता इस कंपाउंड में जब हम लोग ड्यूटेरियम का एडिशन कराए तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो टोटल 3 प्रोडक्ट बनेगा, 2 ऑप्टिकली एक्टिव, 1 ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर उसी कंपाउंड का सिस कॉन्फ़िगरेशन फिक्स रखता कि ये पार्ट है या सिस ब्यूट टू इन है, तब कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितने स्टीरियोआइसोमर, तो 1 स्टीरियोआइसोमर। अगर ट्रांस टू ब्यूटीन दे रखा तब कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो 2 स्टीरियोआइसोमर। ये स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से प्रोडक्ट बनाने के कंसिडरेशन को थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होगा अपने को। अब उसमें जैसे एक थोड़ा सा शॉर्टकट याद रख सकते हैं। ये शॉर्टकट वैसे ऐसा होता है जैसे सिस में अगर एंटी एडिशन कराते हैं तो रेसमिक मिक्सचर बनता है, और ये चीज तुम्हारा सिमेट्रिकल अल्कीन के लिए होता है, केवल सिमेट्रिकल अल्कीन। हम लोग अनसिमेट्रिकल अल्कीन की बात ही नहीं कर रहे। सिस में अगर एंटी एडिशन कराएंगे, सी वाला पार्ट सिस के लिए है, ए वाला पार्ट एंटी के लिए है, और आर वाला पार्ट रेसमिक मिक्सचर। अगर सिस में एंटी एडिशन कराएंगे तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा। तो अगर सी के जगह पे टी कर दें और ए को वैसे ही छोड़ दें तो आर के जगह पे एम बन जाएगा। मतलब अगर हम लोग ट्रांस में एंटी एडिशन कराएं तो उस केस में हम लोगों को मीजो कंपाउंड मिलेगा। मीजो मतलब जैसे ऊपर लेकर के चले तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, 2 कैरो सेंटर मीजो कंपाउंड बन जाएगा। एक ये पार्ट है जो हम लोगों के एंटी एडिशन के टाइम पे आता है। अगर हम लोग सी में ए रखते हैं तो आर बनता है, तो कार से याद रख सकते हो इस चीज को। तो कार
सिस एंटी रेस्मिक। तो जब सी के जगह पे कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया ट्रांस, तो रेस्मिक मिक्सचर मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, मीजो मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बन जाएगा। तो जब सी के जगह पे टी डाले तो आर के जगह पे एम प्लेस करके वो सिमेट्रिकल अल्कीन को याद रखने का तरीका याद कर सकते हैं। दूसरा एक और पॉसिबिलिटी, अगर सी में ए के जगह पे एस डाले तो एंटी एडिशन का के जगह पे हम लोग सीन एडिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन सेम रखे लेकिन एडिशन का तरीका चेंज कर दे, ऐसा ना कि E2 एलिमिनेशन में हम लोग का एंटी एलिमिनेशन होता है, तो यहाँ पे एंटी एडिशन और सिन एडिशन है। अगर सिस में सिन एडिशन रखेंगे तो पहले का कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रखे लेकिन एडिशन का तरीका चेंज कर दिए, तो आर के जगह पे हम लोग को एम मिल जाएगा, मतलब मीजो कंपाउंड मिल जाएगा। और अगर हम लोग फिर ट्रांस में सिन एडिशन करते तो फिर एम के जगह पे हम लोग को आर मिल जाता, तो यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। अगर सिस में सिन एडिशन करते तो मीजो बन रहा है, तो सी के जगह पे अगर टी लेके चले गए, एस को सेम रखे, तो एम के जगह पे रेस्मिक कंपाउंड या फिर हम लोग को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आराम से मिल सकता है, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ट्रांस में अगर हम लोग सिन एडिशन कराएंगे तब इस केस में आराम से रेस्मिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये टर्म थोड़ा ध्यान रखना। ऑल्दो ये जो नीचे वाला टर्म है सिस, सिन, मीजो, सीएसएम और टीएसआर, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, कार याद रखना। अगर कार याद है तो उस कार से मतलब सिस में अगर ट्रांस हो गया तो टाइम निकल के आ सकता है, सिस में अगर सिन एडिशन कराएंगे तो सीएसएम निकल के आ जाएगा और वहीं से टीएसआर भी रिलेट कर सकते हैं। तो ये कार ध्यान रखना, कार से सारा स्कूटर कार बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम लोग का नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर आराम से पॉसिबल हो जाएगा। अब एक चीज बहुत ही मस्ट याद रखना होता है, हाइड्रोजनेशन का जो प्रोसेस है, हाइड्रोजनेशन वाला पार्ट हमेशा सिन एडिशन होता है, हमेशा। अब हमेशा सिन एडिशन होने का क्या मतलब है तो जैसे अभी तो एक एग्जांपल बताया कि ऐसा ऐसा सिन एडिशन हो सकता है, बट और भी तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर एक अल्काइन है तो अल्काइन वाले पार्ट में उसमें भी हाइड्रोजन विद कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब हो गया कि हम लोग निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम की बात कर रहे हैं। तो अगर ये अल्काइन है, इसमें हम लोग सिन एडिशन करा रहे हैं, तो इस अल्काइन में अगर हम लोगों का पार्शियल एडिशन भी होता है, केवल पार्शियल एडिशन, तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होगा। तो अगर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होगा तो दोनों बचे हुए ग्रुप्स को भी सेम साइड में जाना पड़ेगा, मतलब सिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिलेगा। तो जब भी कभी पार्शियल हाइड्रोजनेशन का केस होगा, चाहे वो लिंडलर्स कैटलिस्ट हो, चाहे उसमें CaCO3 दे रखा हो, चाहे BaSO4 दे रखा, चाहे क्विनोलिन दे रखा, कभी भी H2 के साथ PD दे रखा और इसके बाद इसके नीचे BaSO4 या फिर CaCO3 या फिर क्विनोलिन या कुछ भी नाम दे रखा है, तो इस केस में पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा। कहीं कहीं पे पॉइजन कैटलिस्ट भी दे रखा होता है, पॉइजन कैटलिस्ट बेसिकली वो क्विनोलिन ही होता है। तो इस केस में कहीं भी अगर ऐसा टाइप का पार्ट दे रखा होगा तो सीधा ध्यान रखना, हाइड्रोजनेशन वाला पार्ट हमेशा सिन एडिशन होता है। तो अगर पार्शियल हाइड्रोजनेशन हुआ तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन वाले पार्ट में हम लोग आराम से दोनों हाइड्रोजन को एक जगह पे या एक साइड में ऐड करके सिस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। केवल अगर हम लोग का ये स्ट्रक्चर रहा कि अगर हम लोग एक अल्काइन दे रखे हैं और अल्काइन वाले पार्ट का रिएक्शन हम लोग सोडियम के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NH3, इस चीज को हम लोग बिर्च रिडक्शन भी बोलते हैं। तो अगर हम लोगों का ये कंपाउंड दे रखा होगा तो इस केस में हम लोग का ट्रांस अल्कीन बनता है। ट्रांस अल्कीन और कहीं नहीं बनता एक्सेप्ट फॉर Na के साथ NH3। अगर ये कंपाउंड दिया तो भी पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा और पार्शियल हाइड्रोजनेशन वाले पार्ट में ट्रांस अल्कीन बनेगा। क्यों ट्रांस अल्कीन बनेगा? क्योंकि मैकेनिज्म में हम लोग ये चीज डिस्कस कर सकते हैं। तो एक बार अपने बुकलेट में पढ़ना, इसका मैकेनिज्म दे रखा है क्यों ऐसा ट्रांस अल्कीन बन रहा है। पहले स्टेप में इलेक्ट्रॉन एडिशन होता है, फिर नेगेटिव चार्ज बनता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनता है। तो दोनों की रिपल्शन की वजह से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, जिसपे हाइड्रोजन का एडिशन होने की वजह से फिर ट्रांस अल्कीन बनता है। तो बस ये ध्यान रखना होता है। जैसे एक नॉर्मल तरीका है, अल्काइन बनाए, किसी भी रिएक्शन के थ्रू अल्काइन बनाए, अल्काइन का हम लोग ब्रिज रिडक्शन कराए तो ट्रांस अल्कीन बना। अब इस ट्रांस अल्कीन पे हम लोग मान लो एंटी एडिशन कराए, तो ट्रांस में अगर एंटी एडिशन कराते हैं तो सिस में एंटी एडिशन कराने पे रेस्मिक मिक्सचर बनता है, तो ट्रांस में एंटी एडिशन कराने पे मीजो कंपाउंड बनेगा। तो ये सब स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट बहुत ही इजीली एक सीक्वेंशियल रिएक्शन में पुट अप किया जा सकता है। इन सब चीजों को थोड़ा अपने को ध्यान रखते हुए काम करना होता है। बाकी मैकेनिज्म वाइज तुम्हारे
रिडक्शन के जितने भी वो है रिएजेंट्स हैं उसमें कहीं भी कोई मैकेनिज्म काम का नहीं है। जैसे 3 रिएजेंट ध्यान रखना बिल्कुल प्रॉपरली, और उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में कंसिडर कर सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन वाले पार्ट को हम लोग आराम से अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट केवल एल्डिहाइड कीटोन वाले पार्ट को। एक है हम लोग का वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन, जिसमें रिएजेंट में हम लोग पहले स्टेप में N2H4 यूज करते हैं और दूसरे स्टेप में हम लोग KOH यूज करते हैं। KOH यूज कर लो, NaOH यूज कर लो, उससे दिक्कत नहीं है, बट N2H4 इस चीज को हम लोग हाइड्राजीन भी बोलते हैं। इसका मैकेनिज्म काम का तो नहीं है, लेकिन जब हम तुम लोगों को एल्डिहाइड कीटोन बताएंगे तो उस टाइम की रिएक्शन फिर से मेंशन करेंगे, वहां पे हम इसका मैकेनिज्म मेंशन कर देंगे। इस केस में वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन वाला पार्ट जो एल्डिहाइड कीटोन को सीधा अल्केन में कन्वर्ट कर सकता है। लास्ट क्लास में बोले थे कि नॉर्मली अल्केन से ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है तो अल्केन तक रिडक्शन भी पॉसिबल नहीं होता है, बट ये 3 रिएजेंट्स अपने को ध्यान रखने होते हैं। वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन, दूसरा क्लेमेंशन रिडक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन वाले पार्ट में हम लोग का रिएजेंट होता है ZN के साथ Hg, मतलब जिंक अमलगम। अमलगम नाम ध्यान रखना, जब भी कभी मरकरी होता है तो अमलगम यूज करते हैं। और दूसरे स्टेप में हम लोग HCl यूज करते हैं। तो अगर हम लोग का ZnHg के साथ HCl दे रखा होगा तो भी हम लोग आराम से वहाँ पे, मतलब सेकंड स्टेप में HCl दे रखा होगा तब भी हम लोग आराम से एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सिंपली ये चीज एल्डिहाइड कीटोन है, अगर हम लोग वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन करा रहे हैं N2H4 के साथ, सेकंड स्टेप में KOH, तो सिंपली हम लोग का प्रोडक्ट वाले पार्ट में अल्केन बन जाएगा। अगर यहीं पे हम लोग ZnHg ले लेते पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में हम लोग HCl ले लेते तो भी हम लोग आराम से अल्केन का फॉर्मेशन हो जाता। बट मेन जो रिएजेंट है वो हम लोग को ये ध्यान रखना होता है, तीसरा रिएजेंट रेड फॉस्फोरस प्लस HI काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और इस केस में बस यही एक पॉइंट ध्यान रखना होता है अपने को, converts all the compound to alkane। अब एल्केन का मतलब समझ जाना, कंपेरेबल एल्केन की बात कर रहे हैं। कंपेरेबल एल्केन का मतलब जैसे सिंपली ये चीज कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा तो सीधा अगर रेड फॉस्फोरस प्लस HI डालेंगे तो R के साथ CH3 बन जाएगा। अगर हम लोग का RCHO दे रखा तो सीधा हम लोग का R के साथ CH3 बन जाएगा। अगर मान लो R के साथ OH दे रखा तो इस केस में सीधा RH बन जाएगा। तो जितने कार्बन है सीधा उतना अल्केन बन जाएगा। बस ध्यान इसमें रखना है ईस्टर का। अगर ये ईस्टर है तो ईस्टर वाले पार्ट में हम लोग को 2 अल्केन मिलेगा, R के साथ CH3 और उसके अलावा R- के साथ H, ये 2 अल्केन मिलेगा। एक यहाँ कार्बन चेन है, एक यहाँ से अल्केन मिल जाएगा, और एक यहाँ भी कार्बन चेन है, यहाँ से भी अल्केन मिल जाएगा। कोई भी कंपाउंड हो चाहे वो अमाइन हो, अल्कोहल हो, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसाइल हैलाइड, ईस्टर, कुछ भी दे रखा हो, अल्काइल हैलाइड कुछ भी दे रखा हो, सीधा हम लोग उसको अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस चीज का थोड़ा अपने को ध्यान रखना होता है। तो ये रेड फॉस्फोरस का थोड़ा ध्यान रखना काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। बट इसके अलावा बाकी जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो सब है कि मतलब थोड़ा घटिया टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे एक जगह पे तुम्हारा ये नाम दे रखा होता है रोजेनबर्ग रिडक्शन, तो ये रिडक्शन वाले पार्ट में बस एक स्पेसिफिक रिडक्शन है कि अगर हम लोग का असाइल हैलाइड हुआ और इसका रिएक्शन हम लोग अगर लिंडलर्स कैटलिस्ट के साथ कराते हैं, बेसिकली H2 के साथ पैलेडियम प्लस BaSO4, तो हम लोग का जो असाइल हैलाइड है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। कोई मैकेनिज्म नहीं है, बस रिएक्शन याद ही रखना पड़ेगा। सिंपली ये रिएजेंट याद रख करके या रट के काम करना पड़ेगा। सीधा ये रिएक्टेंट है, ये रिएजेंट है, ये प्रोडक्ट बनेगा। जैसे हम लोग अगर साइनाइड लेके चलते हैं और इसका रिएक्शन हम लोग SnCl2 के साथ कराते हैं विद HCl, तो इस केस में भी एल्डिहाइड बनता है, और इस चीज को हम लोग स्टीफेंस रिडक्शन बोलते हैं। ये चीज हम लोग मतलब ये दोनों के दोनों रिएक्शन हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन में डिस्कस करेंगे। अब स्टीफेन रिडक्शन में भी तुमको बस याद रखना है कि RCN के साथ हम लोग SnCl2 प्लस HCl यूज करेंगे तो सीधा एल्डिहाइड बनता है। याद रखना है सीधा रिएक्शन। तो ये सब रिएक्शंस वाले पार्ट को हम समझाने भी नहीं जाने वाले, तुम लोगों को अपने बुकलेट में इस चीज को पढ़ना है और ये रिएजेंट्स को याद करके क्वेश्चन सॉल्व करते हुए यूज करना है। जो मैकेनिज्म का पार्ट था हाइड्रोजनेशन वाले पार्ट का, दूसरा LiLH4 NaBH4
इन सब को ध्यान रखना है। डाइबल एच का 2-3 कंडीशनल रिएक्शन है, 2-3 कंडीशनल रिएक्शन के रिएजेंट्स को ध्यान रखना होता है, और उससे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, और हम सजेशन देंगे कि एक बार क्वेश्चन मत सॉल्व करना, और सजेशन मान लेना, अदरवाइज फिर बाद में ये दिक्कत आएगी सर रिड्यूसिंग एजेंट से हमसे सवाल नहीं बनता है। बुकलेट को पहले एक बार सॉल्व किया, एक एक क्वेश्चन में डाउट है हम अलग से डाउट क्लास दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जिसको भी डाउट है बोलना कि सर हमसे थोड़ा दिक्कत आ रहा है रिड्यूसिंग एजेंट में, तो कैसे तुमको बुकलेट को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो हम तुमको अलग से बैठा करके बता देंगे। आधा घंटा 1 घंटा जितना भी टाइम देना होगा अलग से हम बताएंगे, क्योंकि इस चीज को सिखाया नहीं जा सकता, इसको याद ही करना है तुमको। हम बस ये बता सकते हैं कि तुमको जो हम नोट्स दिए रिड्यूसिंग एजेंट का और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, उसको कैसे रीड करके उसको यूज कर ले क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। बार बार जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बार आएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी के बाद डीपीपी में हर जगह सीक्वेंशियल रिएक्शन में आएगा, बुकलेट में हर जगह आएगा, बार बार करते करते याद होगा। वो बुकलेट तुमको ध्यान में रखना है, उसको बार बार यूज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। लेकिन बाकी जो रिएजेंट्स है, जैसे एक उसमें वो है Na के साथ C2H5OH, बॉवेलेंट ब्लैंक रिएक्शन ऐसा करके कुछ बोलते हैं हम लोग, इस रिएजेंट वाले पार्ट को भी याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से कंपाउंड के ये रिडक्शन करा सकता है। इन सब रिएजेंट को स्ट्रेट फॉरवर्डली अपने को याद रखना होगा, और एक रिडक्शन हम बताएंगे, जैसे एल्डिहाइड की जो बिर्च रिडक्शन है, उस बिर्च रिडक्शन वाले पार्ट का जब तुम लोग मैकेनिज्म पढ़ेगा आज बुकलेट में, तो उस बुकलेट की रीडिंग के बाद उसमें एक छोटा सा पार्ट रहता है बेंजीन रिंग का रिडक्शन। तो जब हम लोग बेंजीन रिंग वाले पार्ट में Na के साथ NH3 यूज करते हैं, तो उस केस में हम लोग का रिडक्शन होके डाई अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन दोनों अल्कीन हमेशा पैरेलल होगा। मतलब अगर एक अल्कीन वाला पार्ट हम लोग यहाँ ले ले तो दूसरा अल्कीन इधर होगा, एक अल्कीन वाला पार्ट को अगर यहाँ ले ले तो दूसरा अल्कीन हमेशा ऐसा होगा, हमेशा ये पैरेलल रहेगा। और उसमें डिपेंड करता है कि हम लोग को यहाँ पे कौन सा ग्रुप दे रखा है। इस एक पार्ट को भी हम लोग को याद रखना होता है, जो कि बेंजीन रिंग के रिडक्शन में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उसमें बुकलेट में रिडक्शन का पार्ट अब आराम से पूरा रीड कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन को रीड करना हम बोलेंगे नहीं, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट में मैकेनिज्म है कहीं कहीं पे, पहले हम उसके मैकेनिज्म का डिस्कशन करेंगे। जितना पार्ट मैकेनिज्म से रिलेटेड है पहले उसका डिस्कशन करेंगे, और जिसके बाद जो चीज याद करने लायक होगा, जो चीज रटने वाला पार्ट होगा, उसको हम रटने के लिए तुम लोग को बोल देंगे। बट रिडक्शन के सारे पार्ट को आराम से बुकलेट में रीड कर सकते हैं। तो जो तुम लोग को बुकलेट दिया है थियोरेटिकल, उसमें तुम लोग को रीड करना है। इसमें कुछ भी नोट डाउन करने लायक चीज नहीं है, ये जो नोट्स है इसको अगर चाहे तो अलग से भी रख सकते हैं। इसमें समझने का पार्ट है कि अच्छा ये चीज ऐसा होता है, ये चीज ऐसा होता है। तो अगर तुमको ऑनलाइन लेक्चर देखना होगा समझने के लिए तो आराम से देख सकते हैं, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। बट उसमें कुछ भी नोट डाउन करने का चीज नहीं है, वो प्रैक्टिस से तुम लोग को समझ में आएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट अपने आप याद होता चला जाएगा, तभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और हम उसमें और भी असाइनमेंट दे देंगे तुम लोग को, थोड़ा भारी क्वेश्चंस का असाइनमेंट, ताकि तुम लोग को वो सब चीजें अपने आप याद हो जाए। शायद MS1 में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दे रखा है, एक बार देख लेना। अगर MS1 में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दे रखा है तो उसके रिडक्शन के पार्ट को सॉल्व करना होगा तो कर सकते हैं। बाकी हम कुछ कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं जो तुमको ट्राई करना है। एक्सरसाइज 1 वाले पार्ट में, तो जो बुकलेट दे रखा है तुम्हारा, उसके एक्सरसाइज 1 वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 72, उसके बाद 73 का C पार्ट, इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारे बुकलेट में दे रखा है फिर उसको देख के आराम से समझ में आ जाएगा। C पार्ट को सॉल्व करना है। F पार्ट तो हम शायद क्लास में बता ही दिए। G पार्ट, H, सेवेंटी 75 का केवल फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। 75 नंबर वाले क्वेश्चन में केवल फर्स्ट पार्ट, और 76 का सेकंड पार्ट, पहला पार्ट तो दे चुके थे, सेकंड 76 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना है। अब 77 नंबर सॉल्व करना है क्वेश्चन। सेवेंटी 77 वाले पार्ट के बाद 84 में सारा पार्ट बता चुके हैं। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस, डाइबल H के साथ रिएक्शन, ये तुम्हारे बुकलेट में भी दे रखा है। बनेगा यहाँ से डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ से एक ही H माइनस जाता है, डाइबल H में केवल एक H माइनस जाएगा, तो उस केस में हम लोग फिर फर्दर रिएक्शन आराम से करा सकते हैं। तो 84 नंबर सॉल्व करना है पूरा।
उसके बाद एक्सरसाइज 2 वाले पार्ट में अभी ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को मत करना, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट तुम लोग को नहीं करना है, केवल रिडक्शन वाले पार्ट को करना, और हाइड्रोलिसिस अगर पढ़ना है तो बुकलेट में पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 112 इस सवाल की बात कर रहे हैं 115। जैसे यहाँ पे अल्कीन जो दे रखा है उस अल्कीन वाले पार्ट का हाइड्रोजनेशन कराए, तो उस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आर कॉन्फ़िगरेशन, एसएस कॉन्फ़िगरेशन, वो हम लोग आज जो डिस्कशन किए उससे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस इनफैक्ट जो डिस्कशन किए, जो बोले, बस उसको ध्यान रखो कि जैसा कंपाउंड दिया वैसे ही स्ट्रक्चर बनाते वक्त कोई 2 ग्रुप को सॉलिड पे डाल दिया और जो इनकमिंग हाइड्रोजन होगा उसको डैश पे डाल दिया, फिर सॉलिड पे डाल दिया, क्योंकि जब कॉन्फ़िगरेशन फिक्स कर दिया तो प्रोडक्ट भी बिल्कुल फिक्स्ड रहेगा। 115 के बाद क्वेश्चन नंबर 117, इसमें डबल बॉन्ड के साथ माइनस एम इफेक्ट है, तो डबल बॉन्ड के साथ माइनस एम इफेक्ट है मतलब रिएक्शन हो सकेगा। क्वेश्चन नंबर 119, K2Cr2O7 और H2SO4 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, 10th क्लास में भी पढ़ा है। 10th क्लास में मेंशन कर रखा है रिएक्शन में KMnO4 और K2Cr2O7 ऑक्सीडेशन करा के अल्केन में, मतलब अल्केन वाले पार्ट को तो नहीं बट अल्कोहल वाले पार्ट को कार्बोक्सिलिक, ये एल्डिहाइड वाले पार्ट को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, तो ये तो अपने काम का ही नहीं है। बाकी बचा ZnHg और बाकी सब रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर 120, वन 122, 121, uh, 123 में एक ये रिएजेंट दे रखा है B2S6, ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट टाइप के जैसा ही बिहेव करता है, ये भी कंपाउंड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। मतलब B2S6 के साथ THF दे रखा, तो जैसे नॉर्मली ऐसा नहीं होता केवल THF, इसमें H2O भी होना चाहिए, बट अगर H2O नहीं दे रखा है तो तुम लोगों को मान लेना पड़ेगा कि H2O दे रखा है। ये मतलब हम लोग खुद से अज्यूम कर लेते हैं कि अगर केवल B2S6 के साथ टेट्राहाइड्रोफिरॉन दे रखा तो H2O खुद से अज्यूम कर लेंगे। ये भी ठीक ठीक रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर सबको रिड्यूस कर सकता है, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन को ट्राई करके देखना, दे रखा होगा शायद बुकलेट में B2S6 वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 124, 125, क्वेश्चन नंबर 138, वन 145 का फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर लेना है। अब 145 का फर्स्ट पार्ट, 140 नहीं, 146 अभी नहीं, 145, उसके बाद 150, 152, जैसे यहाँ NH2NH2 दे रखा है, NH2NH2 का मतलब N2H4, सेम चीज है वो, हाइड्रोजन। 152, 153, ठीक है, इतने क्वेश्चन ट्राई कर लेना आराम से, बुकलेट रीड करना, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो बुकलेट में भी डाउट पूछ सकते हैं और इसमें भी डाउट पूछना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आराम से एरोमेटिक कंपाउंड के डिस्कशन शुरू करेंगे। आज के लिए क्लास तक सर लास्ट क्लास का वीडियो लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा ना प्लीज। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, आज के लिए क्लास एंड कर रहे हैं। मेरा क्लास है 6:45 से, तो बाकी जो भी डाउट होगा किसी को भी नेक्स्ट क्लास से पूछ लेंगे।